अनलॉकिंग विट्स के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है मित्रों। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर, हम जो भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर हम यहाँ उनकी व्याख्या कर रहे हैं। और ऐसा यद्यपि हम उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह सामग्री विल बी एज़ यूज़फुल एज अदर्स। तो दूसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य सिर्फ प्रश्न तैयार कराना ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में इतिहास की अवधारणाओं के प्रति जागरूकता और चैतन्यता पैदा करने का प्रयास करना भी है। खैर, अब हम आज तीसरा यहाँ पर प्रश्न ले रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में लिबरल नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तो वो क्या था, है ना। एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ को। और क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द लिबरल नेशनलिज्म विच वाज डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उदारवाद एक नई अवधारणा है। ये उदारवाद जो लिबरलिज्म जो शब्द है, लिबरलिज्म, वो लाइबर से बना है, जो कि लैटिन से आया हुआ है। इसका मतलब होता है आज़ाद। इंग्लिश में इसको, हिंदी में आज़ाद, स्वतंत्र ये बोलते हैं। हिंदी में जब हम उसका ट्रांसलेशन उदारवाद करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसमें भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि हिंदी में जो शब्द उदार या उदारवाद पैदा होता है उसके अपने अलग नीति संबंधी, नीति विज्ञान संबंधी और नैतिकता संबंधी व्याख्याएं हैं और उसके अलग निहितार्थ हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद एक अवधारणा है, इट्स ए कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे पहलुओं को अपने आप में समेटती है, और उन सब पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। उदारवाद का सबसे बड़ा पहलू क्या है कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की स्वतंत्रता। उदारवाद जो है, लिबरलिज्म एडवोकेट्स दैट एवरी मैन, एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन मस्ट एंजॉय लिबर्टी, इंडिपेंडेंस। ये इसका आधार है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। और बाकी जो इसके पहलू हैं वो इस बात का विस्तार मात्र हैं। दूसरी बात यह है कि उदारवाद जो है वो क्या करता है, एडवोकेट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सबकी बराबरी सुनिश्चित हो, ये उदारवाद की अवधारणा है। तीसरी बात यह है कि उदारवाद राइट टू एक्सप्रेशन, एवरीबडी मस्ट एंजॉय द लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिज और हर आइडियाज़ थ्रू डिफरेंट चैनल्स। तो ये जो बात है ये उदारवाद में निहित है। इसके अलावा वो ये बनाता, उदारवाद एक ऐसी सरकार की संकल्पना करता है जो कि उस किसी राष्ट्र राज्य के भीतर रहने वाले नागरिकों की सहमति से बनी हो। वो पितृ सत्तात्मक ना हो, या वो हायरार्किक ना हो, वंशानुक्रम पर आधारित सरकार ना हो, न ही किसी सैनिक शासक के द्वारा सत्ता कूप करके, सत्ता पलट करके वो प्राप्त की गई सरकार हो। तो इस प्रकार की सरकार की वकालत नहीं करता है। वो एक ऐसी, उदारवाद एक ऐसी सरकार की वकालत करता है जो आम लोगों की सहमति से बनी हुई हो। इसके अलावा ये है कि ये एक संविधान के द्वारा सरकार और शासन के संचालन की वकालत करता है उदारवाद, कि जो किसी देश का शासन है, सरकार है, प्रशासन है, वो एक संविधान के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। और इसमें ये बात भी निहित है उदारवाद में कि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं अगर किसी समुदाय में, किसी समाज में, किसी राष्ट्र राज्य में, और वो होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं और जगह भी होते हैं। तो जैसे हम इस यूरोप के संदर्भ में अगर हम इसको लें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे ऐसे समुदाय थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे, हम कह सकते हैं उनको, जैसे फ्यूडल्स थे, है ना, और क्लर्जी थे, मतलब पादरी वर्ग था, और शासक वर्ग तो था ही, शासक वर्ग और उसके संबंधी वो तो एक वर्ग था ही, कुलीन थे, सामंत थे, पादरी वर्ग थे। इन सबको दे वर गिवन प्रिविलेजेस नॉट ओनली इन सोसाइटी बट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो ये उदारवाद जो है वो इसको समाप्त करने पर बल देता है। तो ये इसके
क्या थे, सामाजिक और राजनीतिक पहलू थे, सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ नेशनलिज्म। अब दूसरी बात यह है कि ये जो उदारवाद है वो यहीं आकर के नहीं रुकता है, ये आर्थिक क्षेत्र में भी प्रवेश करता है और वहाँ भी इसका जो मूल रहता है वो ये रहता है, स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है कि ये एक राष्ट्र राज्य के भीतर एक स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र बनाने पर जोर देता है। उसमें क्या है कि सबसे पहले वो इस अवधारणा को और विकसित करता है कि बाजार पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी का, देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन मार्केट, इट्स एक्टिविटीज शुड बी सेल्फ ओरिएंटेड एंड सेल्फ एक्सपीडियस, स्वतः एंड सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप से चलने वाली, अपनी प्रेरणा से चलने वाली होनी चाहिए। बाजार मतलब ये इस बात की वकालत करता था कि लेट मार्केट फोर्सेस शेप द मार्केट बाय इटसेल्फ, कि खुद बाजार की शक्तियां बाजार का निर्माण करें, कोई बाहरी शक्ति बाजार का निर्माण करने की कोशिश ना करे, उसको नियंत्रित करने की कोशिश ना करे। ये उदारवाद का आधार था। उसके अलावा जो एक राष्ट्र राज्य के भीतर, जिसको कि वो राष्ट्र राज्य समझते थे उदारवादी, उसके भीतर किसी भी प्रकार के प्रशुल्क, किसी भी प्रकार के कस्टम्स, किसी भी प्रकार की चुंगियाँ जिसे कहते हैं टोल्स, है ना, और तमाम प्रकार के जो अवरोध पैदा करता है शासन, है ना, क्योंकि उस समय तो ऐसा था कि एक राष्ट्र राज्य के भीतर ही बहुत सारे राष्ट्र राज्य होते थे, तो एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह, एक ही देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य करने में बहुत अवरोध पैदा हो जाते थे, तो वो इसका विरोध करता है। और जैसे मैंने क्या बताया, एक फ्री ट्रेड एरिया को वो एडवोकेट करता है। ये है। इसके अलावा जो द एलिमेंट्स विच कैन अफेक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ इन अ बैड मैनर, बुरे ढंग से जो व्यापार वाणिज्य आदि गतिविधियों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उन तत्वों के डायग्नोसिस, उनके समाधान पर ये बल देता है। और उसके अलावा ये है कि किसी भी बाज़ार की सफलता और उसके प्रवाहमान होने, उसके विकसित होने का क्या आधार है कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन एंड देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक करेंसी सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम। आई वुड से मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए, एक मौद्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, और वो मौद्रिक व्यवस्था बड़ी कसी हुई होनी चाहिए, वो लुंज पुंज नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जर्मनी के बारे में आज आप पढ़ते हैं, वो एक बहुत सशक्त देश है, लेकिन 19वीं शताब्दी में वो ऐसा नहीं था। वो एक प्रकार की सिर्फ भौगोलिक अवधारणा थी, उसमें बहुत सारे 40 के लगभग वहाँ राज्य थे, वो सब अलग अलग शासकों के अधीन थे और हर राज्य में अलग अलग कानून थे, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वही होता था आयात शुल्क, निर्यात शुल्क। और बड़ी समस्या ये थी कि 30 से अधिक मुद्राएं थीं, करेंसीज थीं, उतने ही प्रकार की नापतोल प्रणाली थी। तो कोई एक व्यापारी जर्मनी के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर जाए तो न सिर्फ उसे विभिन्न प्रकार की करेंसीज की व्यवस्था करनी पड़ती थी, बल्कि विभिन्न प्रकार की नापतोल प्रणालियों के तहत उसको टैक्स देना पड़ता था, उसको कई बार समझ में भी नहीं आता था, और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती थी वस्तु और सेवाओं की कि वो मतलब फीजिबल नहीं होती थी, व्यवहार्य नहीं होती थी वो। तो ये चीज़ थी कि एक देश के भीतर भी बहुत सारी रुकावटें आती थी। बाकी रुकावटें जो यातायात संबंधी थी और कानून व्यवस्था संबंधी थी वो तो थी ही, लेकिन लिबरलिज्म वांट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ईज फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, और इसके तहत अलग अलग प्रकार की जो बाधाएं उसमें पैदा होती हैं वो डायग्नोस की जाए, वो बाधाएं क्या हैं, बाद में उनका ट्रीटमेंट किया जाए। ये उदारवाद की अवधारणा की आर्थिक अवधारणा थी। इसके अलावा यह है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया होगा कि पुराने यूरोप में और भारत में भी, भारत में थोड़ा सा ये लूज था, लेकिन यूरोप में बड़ा स्ट्रिक्टली क्या था कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक व्यवसाय में, किसी भी एक उत्पादक कार्य में बाहर वाले किसी भी व्यक्ति को, वो व्यापारी वो उत्पादक आने ही नहीं देते थे, और वो अपने अपने ग्रुप बना लेते थे। तो इसको वो क्या कहते थे, गिल्ड्स, हिंदी में उसको श्रेणियाँ कहते थे, क्योंकि भारत में उनको श्रेणियाँ कहते थे, जिनको गिल्ड्स कहते थे यूरोप में। तो ये गिल्ड्स जो थे ये बड़े ताकतवर होते थे, है ना। दे हैड देयर इफेक्ट ऑन किंग ऑल्सो बिकॉज दे फाइनेंशियली सपोर्ट देम। जो राजा थे उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे, पैसा भी देते थे,
और इनका प्रभाव भी था। तो इसलिए जो गिल्ड्स थे ये किसी नए आदमी को आने नहीं देते थे, है ना, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, चाहे उसके पास पैसा भी हो, चाहे उसके पास ही मस्ट हैव विज़न ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, चाहे उसके पास ट्रेड और कॉमर्स का विज़न भी हो, तो भी वो नहीं आने देते थे। तो इससे क्या होता था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती थी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, मार्केट एक्टिविटीज़ में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, वो कभी आ नहीं पाती थी। तो कभी भी ये इतना विकसित हो नहीं पाता था बाज़ार। उदारवाद किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के एरिया में और किसी भी ट्रेड और कॉमर्स के एरिया में नव प्रवेशियों, नव प्रवर्तकों, है ना, न्यू कमर्स जिसे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं हम, एंटरप्रेन्योर्स के आने का स्वागत करता है और उनको प्रोत्साहन देने की बात करता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई निजी संपत्ति की सुरक्षा का सुनिश्चय चाहता है। ये चाहता है कि जो स्टेट है, स्टेट मस्ट डिफेंड और सिक्योर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इट शुड प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनहांसिंग पर्सनल प्रॉपर्टीज़, है ना, जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं वो व्यक्तियों को रखने का हक हो, उन्हें उनको संवर्धन देने का हक हो और उसकी सुरक्षा करना की गारंटी राज्य ले, ये अवधारणा वो देता है। तो ये कुल मिलाकर के ये एक उदारवाद है जो कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में व्याप्त हुआ। देखिए, इस उदारवाद ने बड़ा कमाल किया। ये उदारवाद राष्ट्रवाद के साथ मिल गया। राष्ट्रवादियों ने इसका इस्तेमाल किया किस लिए? राष्ट्र के लोगों के बीच में एकता का भाव पैदा करने के लिए। और ये बड़ी लोगों को बड़ी आकर्षक ये अवधारणा लगती थी। जो लोग सदियों से दमित थे, शोषित थे, कुचले हुए थे, टैक्स देते देते परेशान हो गए थे, हैं, मुफ्त में काम करते करते जागीरदारों के लिए, ज़मींदारों के लिए, पादरियों के लिए, राजाओं के लिए काम करते करते दुखी हो गए थे। ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता और ये कानून के समक्ष बराबरी और जो लोग उन पर अब तक शासन करते आए हैं वो उनके ही बराबर में आ जाएंगे, ये विचार। साथ ही हर व्यक्ति को समृद्ध होने का अवसर मिलेगा, हर व्यक्ति को उत्पादन करने का मौका मिलेगा। किसी के पास अगर नई सोच है तो उसे आगे बढ़ाने का, उसको ट्रांसलेट करने का मौका मिलेगा। ये एक सपना जैसा था लोगों के लिए। उदारवाद ने इस सपने को सच किया। ये बात सच है कि जो पुराने विशेषाधिकार वर्ग थे उनकी संपत्ति या उनके विशेषाधिकार उसने ज़रूर समाप्त किए, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी, यूरोप की बहुत बड़ी आबादी के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। इसलिए ये राष्ट्रवाद के विकास में भी बड़ा योगदान इसने दिया। तो इस पूरी अवधारणा को क्या कहा जाता है? लिबरल नेशनलिज्म। धन्यवाद।